भाई बहुत सिंपल तरीके से ये पूरा चैप्टर बहुत शॉर्ट में मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ, जिससे गाइस आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ऐसे में बाकी चैप्टर का लेके आऊं तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि मैं कौन से चैप्टर का आगे लेके आऊं। इस वीडियो पे मैं टारगेट लाइक मेरे खुद के मोटिवेशन के लिए गाइस मैं रखता हूँ 1000। मुझे लगता है मेरे दोस्त जरूर पूरा करेंगे। एंड गाइस नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा कि ये पूरा चैप्टर मैंने डिटेल में हर टॉपिक को डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि सर मुझे हर टॉपिक को बहुत डिटेल में देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उसको भी जाके आप देख सकते हो। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं गाइस, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर नंबर 6। एंड दोस्तों अगर आप लोग का प्यार मिला ना तो बताना चाहूंगा इससे रिलेटेड हम लोग लेके आने वाले पता है क्या, फॉर्मूला वाला सीरीज, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन वाला सीरीज। गाइस अगर आप चाहते हो ना तो प्लीज अपना प्यार दिखाओ दोस्तों। सो गाइस सबसे पहले अब चलते हैं डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। गाइस डिफॉर्मेशन का सिंपल मीनिंग है जब भी हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं अगर उसका शेप और साइज अगर चेंज हो जा रहा है तो हम बोलेंगे बॉडी डिफॉर्म हो गई है, डिफॉर्मेशन हो गया है। अब गाइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि देखो गाइस बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद बॉडी का शेप और साइज तो चेंज हुआ, पर जैसे ही मैंने फोर्स निकाल लिया अगेन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स। अगर फोर्स निकालने के बाद वो फिर से अपने ओरिजिनल ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जा रहा है तो गाइस हम इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। ओके देन इसके बाद गाइस स्ट्रेस। स्ट्रेस का गाइस बस याद रखो हर जगह आपको एक ही फॉर्मूला मिलेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। बट यहां इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। गाइस देखो हम जब मतलब 7th 8th में थे तो हम ये फॉर्मूला पढ़ते थे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ऐसे पढ़ते थे ना। तो गाइस यहां पर समझ लो कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है। ओके अब गाइस इसका डेफिनेशन हो गया, ये इसका डायमेंशन हो गया। ओके अब स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब चेंज, तो चेंज इसका इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब मान लो मैं रॉड ले लेता हूं, रॉड को मैंने हीट दिया, हीट देने के बाद वो एक्सटेंड हो जाता है, तो जो एक्सटेंड हुआ वो चेंज इन डायमेंशन है और जो पहले जैसा था वो ओरिजिनल डायमेंशन है। तो भाई ये इसका इसका डेफिनेशन ऐसे ही बनेगा, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। जैसा बाद में हुआ और जैसा पहले था उसको स्ट्रेन कहेंगे। अब गाइस दो छोटी छोटी चीजें, सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस के बारे में आपको बताऊंगा। टेंसाइल स्ट्रेस फिर से गाइस रिलेटेड टू लेंथ और सेम फॉर्मूला आपको दिखाई देगा, फोर्स पर यूनिट एरिया एंड फोर्स पर यूनिट एरिया, बट ये रिलेटेड टू वॉल्यूम है। इसके बाद गाइस मैं दो और फॉर्मूले की बात करूंगा, टेंसाइल स्ट्रेन एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। स्ट्रेन टेंसाइल आया तो रिलेटेड टू लेंथ, इसको कैसे पढ़ेंगे, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। मतलब यहां क्या चेंज होता है, लेंथ चेंज होता है। टेंसाइल स्ट्रेन बोलो या तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलो, सबका मतलब आप याद रखना रिलेटेड टू लेंथ ही है। तो चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। अब वॉल्यूम स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो भाई अब देख के समझ में आ रहा है रिलेटेड टू वॉल्यूम है, तो चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, हो गया काम खत्म। अब शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में गाइस देखो अभी फिर से बताऊंगा, फॉर्मूला इसका ऐसा ही है, फोर्स अपॉन एरिया, यही फॉर्मूला। बट दोस्तों यहां क्या होता है, मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मैंने यहां से जो फोर्स लगाया इसको हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल फोर्स हमने लगाया तो हम देखेंगे बॉटम ऐसे का ऐसा ही है, बॉटम आपको ऐसे का ऐसा ही दिखाई देगा। बट गाइस यहां फोर्स लगाने का इतना पार्ट, मतलब जितना पार्ट यहां से आगे जाके उतना ही पार्ट आगे बढ़ जाएगा। अब देखो ऐसा हो गया बॉडी, बॉडी ऐसा, बट जितना यहां से आगे गया उतना ही आगे बढ़ा, पर बॉटम बॉटम वैसे का वैसा ही है गाइस, फॉर्मूला वैसे ही है। देखोगे आप क्या लिखा हुआ है कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर ये डेवलप कैसे हुआ है, जब हम क्या उस पर अप्लाई करें, टेंसाइल फोर्स इस अप्लाई ऑन बॉडी ऑन टॉप साइड, ऊपर के साइड हम जब टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कुछ चेंजेस आ रहा है, कुछ प्रेशर जनरेट हो रहा है, और ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोले, ऐसे स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस। अब हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के बारे में भाई बस इतना याद रखो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बस इतना याद रखो आपका काम हो जाएगा। ओके इसके बाद गाइस यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ये रिलेटेड टू लेंथ वाला लॉ है। मतलब अब इसमें देखोगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, बहुत अच्छा गाइस, मैंने बताना चाहूंगा कि इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, अगर आप डिटेल में जाके देखना चाहते हो देख सकते हो, या तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इनफ है। लॉन्जिट्यूडिनल इट इज अ रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, थोड़ा मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ याद आ जाए। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, एंड स्ट्रेन मतलब क्या होता है, ये देखो लेंथ, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। अब इसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर देते हैं हम लोग थोड़ा। ओके एक मिनट,
इसको सिस्टमेटिक वे में हम अरेंज कर देते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, ये उल्टा होकर लेंथ ऊपर चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। अब मुझे फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, mg हम लिख सकते हैं, और ये लेंथ और एरिया, क्योंकि वायर गाइस इस तरह से रहता है ना, इस तरह से, तो इसका क्रॉस सेक्शन एक तरह की सर्कल बन रहा है, सर्कल। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो एरिया है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एल। हो गया, खत्म, समझ में आया। बट गाइस ये आपको लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडनल, इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन याद है, और इसी को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। उसका डायमेंशन और लेंथ डायरेक्ट डायमेंशन नीचे दिया हुआ है। इसके बाद गाइस बल्क मॉडुलस, फिर से अगेन गाइस इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन। अभी यंग्स मॉडुलस क्या था, यंग्स मॉडुलस क्या आता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन रिलेटेड टू लेंथ। अब ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है वॉल्यूम से, तो रिलेटेड टू वॉल्यूम ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, और इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है गाइस। ओके, अब इसके बाद हाँ एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं, इसका रेसिप्रोकल करता हूं, तो किसका फॉर्मूला बन जाता है, कंप्रेसिबिलिटी का। किसका फॉर्मूला, कंप्रेसिबिलिटी का, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी देखो गाइस, सबसे पहले हमने किसका देखा, सबसे पहले हमने देखा रिलेटेड टू लेंथ जो यंग्स मॉड्यूलस था, दूसरा हमने देखा रिलेटेड टू वॉल्यूम जो हमारा बल्क मॉड्यूलस था। अब हम तीसरा देखने वाले मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो रिलेटेड टू शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन है। ये देखो, ये देखो, ये डायरेक्ट यहीं पढ़ लो, इट इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, और जो शेयर स्ट्रेन ऐसा रहता है फोर्स अपॉन एरिया, और शेयर स्ट्रेन क्या होता है, थीटा। कितना चेंज हुआ है, तो कितना चेंज होता है उसके अंदर, कितना बॉडी आगे जा रहा है। अभी मैंने स्ट्रेस जो दिखाया था, बॉटम सेम रहता है, टॉप चेंज हो जाता है, तो कितना चेंज हो रहा था, एंगल चेंज हो रहा है, थीटा एंगल, कितना एंगल चेंज हो रहा है, तो इसीलिए शेयर स्ट्रेन को हम लोग थीटा से दिखाते हैं। तो ये ऊपर चला जाएगा, बस ऐसे हो गया, खत्म। ओके, एंड पॉइजन रेशियो के अंदर गाइस ये बस याद रखो, लेटरल स्ट्रेन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन क्या है भाई, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन तो आपको पता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, पर लेटरल स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन डायमीटर टू। बस अब इसको उल्टा कर दो, इसको चेंज कर दो, डी अपॉन डी है, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे, हो गया, खत्म। डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड, हो गया पॉइजन रेशियो भी। आप गाइस ब्रिटल, भाई सिंपल सी बात है, जैसा अभी कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। अभी ग्लास है, ग्लास भी कैसा ब्रिटल मटेरियल होता है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल का मतलब होता है जिसमें से हम वायर बना सकते हैं। मेलेबल का मतलब होता है जिसको हम पीट पीट के क्या बना सकते हैं, उसमें शीट बना सकते हैं, पत्रा बना सकते हैं, समझा, विदाउट ब्रेक हुए, तो इसको मेलाबिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। डक्टिलिटी मतलब जिसमें से वायर निकल सके। तो ये सभी प्रॉपर्टीज हमें पता रहना चाहिए, कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद गए स्ट्रेन एनर्जी। हाँ, स्ट्रेन एनर्जी के बारे में एक चीज जरूर मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, ये स्ट्रेन एनर्जी के डिफरेंट फॉर्मूले मैंने आप लोगों को लिखा हुआ है। बढ़ गए स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड डिटेल में जाके टॉपिक देखो जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये इनफ टू रिवीजन के लिए काफी है। बट दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी कैसे मैंने फाइंड किया है उसको आपको देखना बहुत जरूरी है, तो प्लीज उसको जाके देखना। अब हार्डनेस क्या होता है गाइस, हार्डनेस का मतलब होता है कि मटेरियल रेजिस्ट करता है, किस चीज को रेजिस्ट करता है, किस चीज को रोकता है, अपने आप को बेंड होने से, स्क्रैच होने से, कटिंग करने से। तो मटेरियल के अंदर ये एबिलिटी, जिस मटेरियल के अंदर ये एबिलिटी होती है अपने आप को रेजिस्ट करना, किससे रेजिस्ट करना, बेंड करने से, स्क्रैच करने से, कटिंग करने से, तो उसको बोलते हैं इस मटेरियल के क्या, हार्डनेस है। तो इस मटेरियल में क्या हार्डनेस, तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, हम उसको बोल सकते हैं ये हार्ड मटेरियल है। इसके बाद टफनेस का मतलब क्या होता है गाइस, अपने आप को रेजिस्ट करता है ब्रेक होने से, फ्रैक्चर होने से, टूटने से। तो जिस मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो रेजिस्ट कर रहा है, किससे रेजिस्ट कर रहा है, फ्रैक्चर होने, जब भी हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, बट खुद को ब्रेक करने से रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, तो उसको बोलते हैं भाई इसके अंदर टफनेस भी है। ओके, अब फ्रिक्शन का मतलब भाई सिंपल सी बात है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जब चल रही है तो एक दूसरे को रेजिस्ट करती है, रोकती है चलने से, रोकती है, और जब रेजिस्ट करती है तो इसके कारण फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट, रोक रही है, द मोशन ऑफ बॉडी टू सरफेस दैट आर इन कॉन्टेक्ट। दो बॉडी जब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो ये एक दूसरे को मोशन से रेजिस्ट करते हैं, चलने से रोकते हैं, भाई रुक जा रुक जा रुक जा। ओके, और ये जो रेजिस्ट करने के कारण जो जनरेट होता है, जो प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, समझा। और फ्रिक्शन बहुत जरूरी है भाई, अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम आराम से चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपने पैरों में देखोगे ना,
तो आपको मार्क कुछ दिखाई देंगे, और वो इंटरलॉकिंग है। तो सरफेस और पैरों के बीच में जब इंटरलॉकिंग होता है तो हम आराम से चल पाते हैं। देखो कोई भी ज्यादा चीज ना सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो ज्यादा इंटरलॉकिंग भी खराब है, बट और ज्यादा स्मूथ होना भी खराब है। अगर एकदम प्लेन कर दूं, मक्खन की तरह रोड एकदम प्लेन कर दूं ना, भाई हमारी लाइफ प्लेन हो जाएगी, समझ में आए। इसलिए आप देखोगे कार के जो टायर्स होते हैं उसके अंदर भी हिल्स और डेल्स होते हैं, आपको दिखाई देगा गैप रहता है, और वो गैप और रोड का गैप दोनों जब इंटरलॉक होते हैं तो कार एकदम आराम से चलती है। पर बोलोगे नहीं सर मेरे को मक्खन जैसा रोड बनाना है, तो भाई भाई लाइफ भी अपनी मक्खन जैसी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ कुछ यहाँ प्रॉपर्टीज आपको लिख के, मतलब कुछ यूजेस लिख के रखा है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। इसके बाद टोटल 3 टाइप के फ्रिक्शन आपके बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि द फ्रिक्शनल फोर्स विच बैलेंस अप्लाइड फोर्स व्हेन अ बॉडी स्टैटिक्स, मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे रुका हुआ है और एक बॉडी दूसरे बॉडी को बैलेंस दे रहा है, और ये बैलेंस क्यों दे रहा है, बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब ये इसको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो ये एक दूसरे पे ऐसे बैलेंस पड़े हुए, जैसे अब ये इस पे पेन रुका हुआ है तो हम इसको बोल सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि इसने और एक दूसरे को होल्ड करके रखा हुआ है, बैलेंस करके रखा हुआ है। तो ये जो बैलेंस फोर्सेस है और जो बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसी कारण बॉडी कैसा स्टैटिक में है, और इसीलिए हम इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। पर अगर एक ऐसा बॉडी है और इस पे ये रोल्ड हो रहा है, ओके, ये रोल्ड हो रहा है, इफ वन बॉडी स्लाइडिंग ओवर द अनदर बॉडी, एक बॉडी दूसरे पे अगर स्लाइड हो रहा है, एक बॉडी अगर दूसरे पे स्लाइड हो रहा है, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इफ वन बॉडी स्लाइडिंग ओवर द अनदर बॉडी, देन दैट फ्रिक्शन वी कॉल्ड एज अ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अगर मूव नहीं हो रहा, रुका हो रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन का सिंपल सा मीनिंग, इफ वन बॉडी रोल्ड ओवर द अनदर बॉडी, दैट टाइम दोज फ्रिक्शन इज जनरेटेड, वी कॉल्ड एज अ रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे रोल्ड हो रहा है, एंड गाइस में मतलब रोल्ड का मतलब होता है बस उसमें पॉइंट, जैसे अभी पॉइंट कांटेक्ट होता है। अगर बॉडी कंप्लीटली ऐसा रुका हुआ है तो पूरा कंप्लीट बॉडी कांटेक्ट है, पर अगर बॉडी ऐसे घूम रही है तो बस जस्ट पॉइंट कांटेक्ट होता है, और जस्ट पॉइंट कांटेक्ट में फ्रिक्शन बहुत कम होता है। और ज्यादातर जगह पे आप देखोगे जहां व्हील्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, जो मशीन के अंदर आप देखोगे ऐसे से अटैच होते हैं, तो जस्ट यहाँ पॉइंट कांटेक्ट होता है, एंड पॉइंट कांटेक्ट होने के कारण ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होता। मैंने बोला सेहत से ज्यादा कोई भी चीज बहुत हानिकारक है, अगर ज्यादा फ्रिक्शन होने लगा तो भी अच्छा नहीं है, एंड ना फ्रिक्शन नहीं भी है तो भी अच्छा नहीं है। एक बैलेंस में हर चीजें रहनी चाहिए। तो जस्ट जो पॉइंट कांटेक्ट है बस एक दूसरे पर रोल्ड हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम रोलिंग फ्रिक्शन, और सबसे ज्यादा कम फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में ही होता है। ओके, आप गाइस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल है गाइस, मैं बताना चाहूंगा, इसको बस याद रखोगे। देखो एफ ऑफ एस का मतलब होता है, ओके, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आप ऐसे इसको बोल सकते हैं, लिमिटिंग स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट इज अ रेशियो ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा ये क्या है, एफ ऑफ के क्या है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कैसे बोलोगे, इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। हो गया काम खत्म भाई, एकदम आराम से चीजें होगी, पता भी नहीं चला। मैंने बोला हर चीजों को मैंने शॉर्ट में बहुत अच्छी तरीके से हर टॉपिक को इसके अंदर बताया। हाँ, अगर किसी का है कि सर मुझे हर टॉपिक बहुत डिटेल में देखना है, तो प्लीज जाके मेरा डिटेल वाला वीडियो देखो, इसमें मैंने हर चीजों को एक बार आपकी नजरों पे इसे घुमाया हो कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। और गाइस, और अगर आप चाहते हैं कि ये जर्नी हम लोग कंटिन्यू जारी रखें तो जरूर अपना प्यार बरसाना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।